हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सोशल साइंस की रीड का एक मॉडल पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आप रीड का एक पेपर ज़रूर दें, कम से कम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो सोशल साइंस के पेपर के लिए हमने 20 क्वेश्चन पहले कवर कर लिए हैं। आप उन 20 क्वेश्चन को देखिएगा, उसके आगे से हम आज शुरू कर रहे हैं। जो ये मॉडल पेपर है ये नवीन और संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है। जो हमारा नया सिलेबस आया है रीड का, उसी पर ये क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। हो सकता है इन्हीं कोई क्वेश्चंस में से हमारे रीड में भी कोई क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। पहला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, विधानमंडल द्वारा या सभी के द्वारा। तो क्वेश्चन को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। गवर्नर जो अध्यादेश जारी करता है उसे मंजूर कौन करता है, ये हमें इसमें बताना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, विधानमंडल। विधानमंडल जो है गवर्नर जो अध्यादेश जारी करता है उसको मंजूर करता है, और संविधान के अनुच्छेद 213 से राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानमंडल। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है कि राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है उसे राज्य विधानमंडल में 6 हफ्ते के भीतर अनुमोदन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं 112 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। तो हमें बताना है राज्यपाल जो राज्यपाल की एक सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति उसके पास है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नामित करना या अध्यादेश जारी करना, या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिलों की अनुमति देना, या फिर राज्य विधानसभा भंग करना। तो राज्यपाल की शक्तियाँ, ये टॉपिक हमें अच्छे से कवर करना है। इसमें हमें महत्वपूर्ण शक्ति बतानी है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं ही, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अध्यादेश जारी करना। ये राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति होती है, और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ये भी हमें याद रखना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा जो 22.5 डिग्री है ये किस नगर से होकर गुजरती है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है जिसके अनुसार पूरे भारत में एक ही समय माना जाता है, वो किस नगर से होकर गुजरती है ये हमें बताना है। नागपुर से, दिल्ली से, पटना से या इलाहाबाद से? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत की जो मानक समय रेखा है वो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रधान यामनोत्तर है जो 0 डिग्री देशांतर है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और देशांतर के बीच की जो प्रमुख दूरी होती है वो मध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा होती है। ये होती है 111.32 किलोमीटर। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है पटना का स्थानीय समय के बारे में हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है भारतीय समय से, भारतीय जो मानक समय है उससे आगे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, या भारतीय मानक समय से पीछे है, या भारतीय मानक समय से संबंधित बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शंस आपने देख लिए। अब आप बताइए कि पटना का स्थानीय समय इससे किस प्रकार संबंधित है हमारे भारतीय मानक समय से। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय है। क्योंकि पूरे भारत में एक ही टाइम जोन चलता है, इसी के लिए जो पटना है उसका स्थानीय समय वही रहेगा जो भारतीय मानक समय है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर होने के बावजूद 82.5 डिग्री पर जो समय होता है वही पूरे भारत में माना जाता है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वही है जो भारतीय मानक समय है। चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पे है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय पे होगा? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है 5:30 बजे सुबह, 6 बजे सुबह, 7 बजे सुबह या 7:30 बजे। तो अरुणाचल प्रदेश का तीरप जो स्थान है वहाँ 5 बजे है, तो गुजरात में क्या टाइम हो रहा होगा ये बताना है। तो आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लगभग 7 बजे। तो सुबह के 7 बजे, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होने से ये अंतर हमें पता चलता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 बजे।
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो भारत का सबसे सूखा स्थान कौन सा है, ये हमें बताना है। मुंबई में, दिल्ली में, लेह में या बेंगलुरु में। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेह। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ लगभग 9.20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये इतनी कम है कि देश भर में सबसे कम और इस प्रकार का ये भारत का सबसे शुष्क स्थल है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लेह। यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। तो समताप रेखा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टॉपिक भी करना ज़रूरी है। तो इसके ऑप्शंस है 21 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री, 12 डिग्री या 15 डिग्री। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 डिग्री सेंटीग्रेड। वह रेखा जो भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित करने के आधार पर मानी गई है, वो है 18 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन या दान गुरु की उपाधि भी दी गई है। तो इन सभी के बारे में हमें इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे क्लूज दे दिए, हमें बस उस राजा का नाम बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राणा कुंभा। राणा कुंभा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे एक क्वेश्चन राजस्थानी इतिहास का ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपने हमारी RBSC की, हमारे राजस्थान की बुक्स को, जो वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा, उसको पहले देखिएगा। उसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है और हमने इस पर पहले डिस्कस किया है। चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सीताबाड़ी का हमने पहले डिस्कस किया है। अगर आपने त्यौहार और मेले वाली हमारी वीडियो देखी है तो उसमें हमने ये डिस्कस किया है, सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ लगता है और किस जनजाति से संबंधित है। तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलते हैं इसके ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस हैं गरासिया, भीलमीणा, सहरिया या कालबेलिया। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहरिया जनजाति। तो जो सीताबड़ी का मेला है ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। ये ऑप्शंस है तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर या कालीबंगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा। कालीबंगा जो है, यहाँ पे चूड़ियों के साक्ष्य मिलने के कारण इसका नाम जो है, काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, इसका नाम कालीबंगा पड़ा। और कई सारी प्राचीन चीज़ें मिली हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पे है। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में रॉक फॉस्फेट की खान है, वो हमें यहाँ पे बताना है। इसके ऑप्शंस हैं दरीबा, अगूचा, नाथों की पाल और जवार, और लास्ट ऑप्शन है झामर कोटरा। 121 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन डी, झामर कोटरा। तो ये अब याद रखना है, रॉक फॉस्फेट की खान है झामर कोटरा में। 122 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है, ये आया है हमारा राजस्थान कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। इसके ऑप्शन है मेवाड़ शैली, मारवाड़, किशनगढ़ या बीकानेर शैली। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीकानेर शैली। ये राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ ऊँट भी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो यहीं पे इसका चित्रांकन जो है, इनकी खाल पर चित्रांकन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बीकानेर। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे तो हमें कितनी आसानी रहेगी इस वीडियो से। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर है। टंगस्टन से यानी कि खनिज से दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पूछा गया है। इसके ऑप्शन है शाहपुरा, डेगाना, मांडलगढ़ या चौपासनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेगाना। यहाँ पर टंगस्टन की भारत की एकमात्र खदान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 124 नंबर का, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है। वीर विनोद, ऑप्शन दिए हैं सूर्यमल मिशन, श्यामल दास, गोविंद दान देथा और कन्हैयालाल सेठिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्यामल दास
ये वीर विनोद पुस्तक के रचयिता हैं। तो ये भी राजस्थान कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया है। 125 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो किसी भी स्थान के स्टैंडर्ड टाइम को बताती है। ये प्रधान यामनोत्तर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया आदि कुल 9 देशों से होकर गुजरती है। ये भी हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झालावाड़। यहाँ से चंबल नदी होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या जोधपुर में। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयपुर। यहाँ पे महर्षि दयानंद का स्वर्गवास हुआ था और इनकी पुण्यतिथि आती है दिवाली के दिन। इसे हमने त्यौहार वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो हमारी एसएसटी की पेडागोजी से क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना, या शिक्षार्थियों को सामाजिक ऐतिहासिक तथ्य याद करवाना, समाज में यथास्थिति बनाए रखने और सरकार के सभी निर्णयों को स्वीकार करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना, या शिक्षार्थियों में प्रतिस्पर्धा जागृत करना। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं ये नकारात्मकता दर्शाते हैं, तो उन ऑप्शंस को हमें चुनना ही नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। 129 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं। तो वो कौन सा कारक है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करना, समाज की आलोचनात्मक समझ विकसित करने में, विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ाना, और चौथा है वैश्विक दुनिया में समायोजन के लिए सामाजिक कौशल को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाठ्य सामग्री की सूचनाओं को स्थानांतरित करना। इसके अलावा, क्योंकि ये नकारात्मक है तो इसके अलावा हमें बताना था, तो इसमें नेगेटिव वाला ही हमें ऑप्शन चुनना था। तो बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करना चाहिए, समायोजन कौशल को बढ़ाना चाहिए, आलोचनात्मक समझ भी विकसित करनी चाहिए और स्वतंत्र सोच विकसित करना चाहिए। ये सभी सामाजिक विज्ञान शिक्षण के प्रमुख आधार हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ भी गलत कथन चुनना है। ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण और विस्तार करता है। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंधित है, इसीलिए इसकी खोजने की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ये तो गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसके अलावा और ऑप्शन भी देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच की नींव रखता है, बिल्कुल सही है। और सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम से लेकर समाज के विविध सरोकार जो है वो शामिल रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा बी ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, ऐसे ही अगर आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।